हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से एक हिस्ट्री पार्ट 2 की वीडियो में स्वागत है। लेकिन इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो में हम आपको राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद का विकास, साथ ही अतीतों का अध्ययन के बारे में हिस्ट्री की पूरी जानकारी हम दे चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जुलाई 1830 की क्रांति, साथ ही जुलाई 1830 के क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा था, यही चीज आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको पूछना चाहेंगे कि बताओ ये हिस्ट्री क्या है। तो हम बताए थे हिस्ट्री अतीतों का क्या था, अध्ययन था। यानी कि अतीतों का अध्ययन मतलब होता है पुराने चीजों का, क्या कोई पूछेगा अध्ययन, तो कोई पूछेगा बताओ क्या हिस्ट्री में नए चीज को पढ़ना है या पुराने चीजों को। तो इसी तरह पहला क्वेश्चन आप स्टार लगाइएगा, जुलाई 1830 की क्रांति। आप हमें बताइए क्या जुलाई 1830 की क्रांति पुरानी है या नहीं है। आप बोलिएगा पुरानी है। काहे है? क्योंकि जुलाई 1830 के क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जो चल रहा है वो 2024 चल रहा है। तो जुलाई 1830 की क्रांति कोई पूछेगा बताओ क्या है, तो आप मीठे मीठे स्वरों में, प्यारे प्यारे स्वरों में हिस्ट्री को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये तो अतीत का पढ़ना ही है। आपका कहीं अतीत ना खत्म हो जाए, इस अतीत को पढ़ने में बहुत डेंजर है भैया हिस्ट्री। तो कहता है क्यों ना डेंजर हो, जब आप ही के घर में झगड़ा होता है तो कितने बड़े अतीत बन जाते हैं, बनते कि नहीं। एक घर से 4 घर चले जाते हैं तो क्या अतीत बड़ा नहीं होता है। इसी तरह इतिहास भी भैया क्या है, बड़े है। पढ़ने तो पढ़ेंगे, चाहे हंस के पढ़ो चाहे धूम मचा के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। तो जुलाई 1830 की क्रांति किसके खिलाफ था कोई पूछेगा, चार्ल्स दशम के। किसके कोई पूछेगा, चार्ल्स दशम के सरकार के क्या थे, खिलाफ थे। और 1830 में फ्रांस का क्या था, विद्रोह था। ये जो क्रांति हुआ था फ्रांस में पूर्ण रूपेण क्या हुआ था, मार धार, लड़ाई मार, एकदम विद्रोह जिसको बोलते खतरनाक हो गया। क्या हो गया, कहीं अधिक गाँव में लड़ाई हो गया, हम लोग हल्ला करते लड़ाई 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 लड़ाई, सब क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते। ये क्या हुआ, लेकिन एक आदमी का लड़ाई को विद्रोह नहीं बोलेंगे, वो लड़ाई हुआ, ये पारिवारिक मैटर हुआ। जब पूरे गांव वाला लड़ने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप में लड़के मरना चाह ले और अपने आप में सब लड़े, तो ये हुआ विद्रोह। क्या हुआ, विद्रोह। क्या हुआ, विद्रोह। तो देश जैसे इंडिया एक प्रकार का क्या है, इंडिया क्या है, देश है। भारत क्या है, देश है। अमेरिका क्या है, देश है। जापान क्या है, देश है। नेपाल क्या है, देश है। इसी प्रकार फ्रांस भी एक प्रकार के क्या थे, देश थे। क्या थे, देश थे। तो जुलाई 1830 की क्रांति कोई पूछेगा बताओ कहां पर हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में विद्रोह हुए थे और इतने खतरनाक विद्रोह हुए थे जिसके कारण अतीतों में लिखा गया। और इसी अतीत को आज हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, जुलाई 1830 की क्रांति। तो कोई पूछेगा बताओ कहां का यह है विद्रोह, कहां का, फ्रांस का। कहां का, फ्रांस का। कब का विद्रोह, 1830 की क्रांति। कब, तो जुलाई 1830 की क्रांति। तो कहां का विद्रोह था, तो ये था फ्रांस में क्या था, विद्रोह था। इतना लिख देंगे। अगला एरो में आप याद रखिएगा, उन्होंने देश की, किसकी, कौन, कोई पूछेगा चार्ल्स दशम। ये जो देख रहे हैं हट्ठे कट्ठे पहलवान, 4 फुट के पुट्ठे, देखिए कितने पहलवान व्यक्ति हैं। ऐसने तो 5 आदमी को देख लेंगे। यही है कौन, चार्ल्स दशम। उसकी अभी देखेंगे पहचान क्या क्या है, घबराना मत है, सभी का निपटारा करेंगे। तो यही है कौन,
चार्ल्स दसम। देखो पहले के राजा कितने अच्छे घर में रहते थे, कितने महल में रहते थे, और देखो कितने सोने के ही किसमें बैठते थे, गद्दे पे बैठते थे, और देखो कितने हट्टे कट्टे थे। ऐसने तो चार आदमी को देख कर ही क्या लगता होगा, डर लगता होगा, इतने खतरनाक थे। कौन? चार्ल्स दसम। इसका अभी निपटारा करते हैं। उन्होंने देश की, कौन? ये जो देख रहे हैं गोरे गोरे मुखरे, यही गोरे मुखरे ने क्या किया था? उन्होंने देश की कानून संबंध और जनता के प्रतिनिधियों, किसकी प्रतिनिधियों? जनता की प्रतिनिधियों के भावनाओं को दबाने का काम किया। यानी कि चार्ल्स दसम जो था वो जनता की भावना को नहीं समझता था, सिर्फ सोचता था मेरा ही भावना है, जनता की कोई भावना, कोई कदर नहीं था। बताओ, जिस राजा को अपने प्रजा के प्रति भावना ना हो, अपने प्रजा की सुख का चिंता ना हो, तो वो राजा किस काम की, किस काम का राजा, किस काम का राजा? वही था कौन? चार्ल्स दसम। अपना स्वार्थ तो कहता जनता के प्रतिनिधियों के भावनाओं को दबा दिया। जो जनता की भावना था, जो जनता की सोच था, जो प्रजाओं का जो यानी कि आंदोलन था, उस आंदोलन पर कभी खरा उतरा नहीं। कौन? कोई पूछेगा, चार्ल्स दसम। इसके बाद चार्ल्स दसम एक प्रतिक्रियावादी सम्राट था। क्या था? कोई पूछेगा। प्रतिक्रियावादी सम्राट था। के प्रतिक्रियावादी सम्राट था। राजा के दैवीय सिद्धांत, राजा के कौन सा सिद्धांत कोई पूछेगा? दैवीय सिद्धांत। आपसे कोई पूछेगा बताओ राजा के दैवीय सिद्धांत मतलब होता क्या है, तो कहता है कि राजा के दैवीय सिद्धांत मतलब होता है ईश्वर ने राजा को राज्य चलाने के लिए भेजा है और राज्य की उत्पत्ति ईश्वर का है। कौन कहता है? राजा का दैवीय सिद्धांत, राजा को राज्य चलाने के लिए ईश्वर ने भेजा है, साथ ही जो राज्य की उत्पत्ति होगी वो ईश्वर की उत्पत्ति का है, और मैं जो जो काम करूंगा उसका कोई जवाबदेही नहीं है। इस सिद्धांत के मुताबिक, यानी कि इसका कहने का साफ साफ बात हुआ कि जो भी काम, यानी कि इसका साफ साफ शब्द हुआ कि प्रजा का कर्तव्य है। क्या है? कोई पूछेगा। प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का कभी विरोध नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? यानी कि प्रजा का ये कर्तव्य होता है। राजा का दैवीय सिद्धांत मतलब कि वो राजा के कभी विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि आप राजा के विरोध किए, मतलब आप ईश्वर का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे थे। इतने खत्म इंसान थे। कौन? चार्ल्स दसम। ये राजा का दैवीय सिद्धांत पर विश्वास रखता था। कौन? चार्ल्स दसम। यानी कि जो उसका यानी कि विरोध किया, क्या कर रहा? जैसे हम ही हैं, हम बोलेंगे तुम मेरा यदि शिकायत किया मतलब तुम ईश्वर का शिकायत किया। क्या हम ईश्वर हैं? हम ईश्वर के सिद्धांतों पर विचार करेंगे? कभी नहीं। यही होता है राजा का दैवीय सिद्धांत। यानी कि यदि राजा का आप विरोध किए मतलब आप ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए चार्ल्स दसम यदि कुछ अच्छो यदि प्रजा के लिए नहीं करते थे, प्रजा बोलते थे राम राम, सब ठीक कर रहा है, ये राजा बहुत अच्छे हैं, मस्त है, अपने कामों में व्यस्त है। कौन बोलते थे? हम नहीं बोलते भैया, ये प्रजे लोग बोलते थे। कौन बोलते थे? प्रजा लोग, क्योंकि ये राजा के दैवीय सिद्धांत पर क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। आगे कहता है समर्थक कौन? और मानवाधिकारों का घोर विरोधी था। यानी कि जो अधिकार था, यानी कि जो मानव का अधिकार था, क्या था? जो मानव का क्या था? अधिकार था। तो वो अधिकार का क्या था? घोर विरोधी। कहता था तुमको ये अधिकार नहीं है, तुम क्योंकि राजे थे। मानवाधिकार का कौन सा विरोधी?
घोर विरोधी। घोर विरोधी मतलब हुआ कि जैसे कोई भी टीचर है विद्यार्थी का ही घोर विरोधी हो जाए तो क्या वो कभी टीचर के लायक है? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार यदि ये तो नाम चल भी जाएंगे, यदि आप विद्यार्थियों का ही आप विरोध करते हैं मतलब आप टीचर के लायक नहीं है। इसी तरह मानवाधिकार का क्या था? घोर विरोधी था। जैसे कहते हैं हम लोग वोट डालने जाते हैं, ये मेरा अधिकार है, लेकिन ये आपका मूल अधिकार नहीं है, ये आपका राजनीतिक अधिकार है। इसी तरह मानव का भी कुछ कुछ अधिकार है कि नहीं? जैसे कोई भी नेता हो चाहे राजनेता हो, गलत काम करे उसका विरोध करना ये मेरा मूल अधिकार है कि नहीं है? इसी तरह कहता है मानव का जो अधिकार था वो घोर विरोधी था। इसके बाद उसके द्वारा पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो पूर्व में लुई 18वां के क्या थे? समान थे। आप देखिए इसका साजिश क्या हुआ। ये चार्ल्स एक्स इतना खतरनाक थे, इतना खतरनाक थे, जैसे देखा कि जनता अब मेरा विरोध कर रहा है, ये धरात राजगद्दी क्या कर दिए? चेंज कर दिए। और चेंज करने के बाद वो किसको प्रधानमंत्री बना दिए? पोलिगनेक को क्या बना दिए? प्रधानमंत्री बना दिए। पोलिगनेक को क्या बना दिए? प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया गया, लेकिन नाचाता कौन था? चार्ल्स दसम। जनता तो समझ गया सारा खेल इसी का है, चार्ल्स दसम का है। इसके बाद अगला कहानी देखिए क्या हुआ, जिससे पेरिस में फिर से क्या हो गया? युद्ध जग गया। और युद्ध ऐसा जगा कि 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। कौन सा युद्ध आरंभ हो गया? 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में कौन सा युद्ध जग गया? गृह युद्ध जग गया। और गृह युद्ध मतलब हुआ कि जब ये युद्ध जगा, अपने ही देश में अपने ही लोग क्या करने लगे? लड़ने लगे। और इतना लड़े, सब लड़ाई में एक ही बात बोलते थे, सब लड़ाई में एक ही बात बोलते थे, चार्ल्स दसम अब की बार चार्ल्स दसम खत्म, अब की बार चार्ल्स दसम खत्म। बस एक ही सोच था। इससे ये हुआ, इस युद्ध में चार्ल्स दसम की राजगद्दी चली गई और राजगद्दी क्या हो गया? बेचारा चार्ल्स दसम का चले गया। वह स्वतः बोला भैया जनता के सामने में है, हम और टिक नहीं पाएंगे, हमको कैसनो करके अब क्या करो? निकालो, और हम इस फ्रांस में रहने वाले नहीं है। कौन बोला ये बात? हम नहीं बोल रहे हैं, चार्ल्स दसम। क्योंकि राजगद्दी बेचारा डर से क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये बोला अब हमको जल्दी फ्रांस से निकालो, मंत्री जल्दी निकालो, नहीं तो मेरा जान बचने वाला नहीं है। और उस समय मंत्रियों ने उसका मदद किया और चार्ल्स दसम को राजगद्दी छोड़ने के साथ साथ उसको क्या किया? उस देश से बाहर निकालने का जनता क्या किया? काम किया। नहीं कहता है जब जब अन्याय छाया है, कोई ना कोई ईश्वर के रूप में आया है, और ईश्वर के रूप में आए थे लुई फिलिप। अभी आगे चर्चा देखेंगे क्या हुआ। ये बोला हमको जल्दी निकालो। निकालने के बाद वो बोला थोड़ा कुछ संपत्तियों ले लो। मंत्री बोला आपका दिमाग खराब है क्या राजा साहब? वहां पर्दा खामा खा, यदि आप नजर में भी आ गए तो आपका मुंडी कहाँ रहेगा, आपका पैर कहाँ रहेगा, हाथ कहाँ रहेगा, पता नहीं चलेगा, जल्दी भागिए। और उन्होंने लुंगी उठाते हुए क्या करते गए? भाग गए। और फ्रांस से भाग करके यहाँ जो बैठे, डायरेक्ट जाकर के कहां पर रुके? इंग्लैंड में जाकर रुके। तो कोई पूछेगा चार्ल्स दसम राजगद्दी त्यागने के बाद कहां चले गए? वो चले गए इंग्लैंड। आप लोग उसकी तलाश में मत जाइएगा, ये तो अब उसका हड्डी गुड्डी भी नहीं बचा होगा, क्योंकि 1830 की ही क्या है? क्रांति है। आप जैसे चार्ल्स दसम गया, आप वहां पर क्या था? फ्रांस में सुनसान हो गया, मतलब कोई राजा नहीं थे। इसके बाद 1830 की क्रांति के बाद बुर्बी ही वंश वहां पर क्या थे? एक बुर्बी वंश क्या थे? फेमस थे। तो बुर्बी वंश के आर्लिया वंश, कौन सा वंश? आर्लिया वंश
को राजा बनाया गया। क्या बनाया गया? आर्लिया वंश को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। लेकिन आर्लिया वंश के संस्थापक और आर्लिया वंश को चलाने वाला कोई पूछेगा बताओ कौन थे, तो आप याद रखिएगा इस आर्लिया वंश को चलाने वाला, आप याद रखिएगा, वो था लुई फिलिप। राजा जो थे कौन थे कोई पूछेगा? लुई फिलिप। किस वंश को चलाने वाला कोई पूछेगा? आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अतीत है ये। अतीत की कहानी बहुत लंबा चौड़ा होता है। आप ही का इतिहास होगा घर का तो आपका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसीलिए घबराना नहीं है। तो कोई पूछेगा बताओ आर्लिया वंश को चलाने वाला व्यक्ति कौन था? आप याद रखिएगा लुई फिलिप। कौन थे कोई पूछेगा? लुई फिलिप। कौन थे? लुई फिलिप। ये देखिए चाप दाढ़ी वाले आप देखते होंगे, कितने हट्टा गट्ठा है। और यही है कौन? फिलिप, लुई फिलिप। ये फ्रांस के लिए बहुत कुछ किए और फ्रांस में किसको भगाने का काम किया था? चार्ल्स दशम को भगाने का काम यदि कोई किया तो वो किया लुई फिलिप। यानी कि शॉर्ट कोड में बोल सकते हैं आर्लिया वंश, यानी कि आर्लिया वंश हटा करके हम लोग यहां लुई फिलिप भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लुई फिलिप को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। और ये जो लुई फिलिप थे, ये जो आर्लिया वंश थे, वो मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा। और वो जनता के बीच जाते थे, प्रजा के बीच जाते थे और कहते थे मेरे देवी देवताओं आप लोग बताओ आपकी क्या क्या समस्या है। आपकी हर एक समस्या के लिए ये आर्लिया वंश और लुई फिलिप क्या है? हमेशा के लिए तैयार है। यही है लुई फिलिप और यही था 1830 की क्रांति। लेकिन आपसे पूछेंगे 1830 की क्रांति से कौन सा राजा को भागना पड़ा? आप बोलिएगा चार्ल्स दशम या चार्ल्स एक्स को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। कहां जाकर के बस गए? ये लुंगी धोती उठाते हुए इंग्लैंड में जाकर के क्या हो गए? बस गए। इसके बाद किसका राजा बनाया गया? किस वंश को राजा बनाया गया? बुर्बी वंश के आर्लिया वंश को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। और इस आर्लिया वंश को चलाने वाला लुई फिलिप। आर्लिया वंश यदि आपको ऑब्जेक्टिव में ना देखे तो आप लुई फिलिप भी मार सकते हैं। ये हट्टा कट्टा 4 फुट का पहलवान, ये हट्टे कट्टे मजबूत इंसान कौन है? लुई फिलिप है। देख के ही डर लगते होंगे। और उन्होंने ही मनुष्यों की सूझबूझ को समझा और 1830 की क्रांति को दबाने का क्या किया? काम किया। लेकिन जब जब विपत्ति आया है, कोई ना कोई नुकसान हुआ है, जब जब कोई क्रांति हुआ है, आप ही विचार कीजिए, जब जब भारत या अन्य 2 देशों के बीच यदि युद्ध हुआ है, क्या किसी भी देश को घाटा नहीं हुआ? दोनों देशों को क्या होता है? घाटा होता, चाहे युद्ध कोई भी हो। जैसे विचार कीजिए, याद कीजिए, क्या आप ही के घर में लड़ाई झगड़ा होंगे तो सभी क्या रहते? भूखल प्यासल रहते कि नहीं? ना कोई खाते हैं, ना कोई पीते हैं, कोई इधर छिटकल रहते हैं, कोई उधर छिटकल रहते हैं। तो क्या ये घाटा नहीं हुआ? घाटा नहीं हुआ। 1 के 2 के चलते हम लोग 5 जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं सभी को भूखे सोना पड़ते हैं। तो क्या ये प्रभाव नहीं पड़ा? तो इसी तरह है 1830 की क्रांति का प्रभाव। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं अगला स्टार, अगला क्वेश्चन, इसी से संबंधित, इसी से रिलेटिव जुलाई 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव? क्या जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ बहुत सारे क्या पड़े थे? प्रभाव पड़े थे। तो सब अगला स्टार लगाइएगा। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव लिख के देश। देखिए इसके बाद उत्तर लिखिएगा। इस क्रांति का प्रभाव क्या है? निम्नलिखित है। यानी कि इस क्रांति का प्रभाव क्या है? निम्नलिखित है। सबसे पहला रोमन नंबर 1 या
1 नंबर। सबसे पहले जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बोरबन सम्राट, कौन सा सम्राट कोई पूछेगा, अच्छा बोरबन थोड़ा सही कर लीजिएगा, बोरबन सम्राट चार्ल्स एक्स को उखाड़ कर फेंका गया। चार्ल्स 10 को क्या करके फेंका गया, उखाड़ कर फेंका गया और जड़ से उखाड़ा और किसी वंशज को रहने नहीं दिया, ताकि फ्रांस में फिर कभी स्थापित यानी कि फ्रांस में फिर कभी विद्रोह उद्रोह ना हो। इसीलिए इस राजा को चार्ल्स 10 को उखाड़ कर क्या कर दिया गया, फेंका गया और उनके चचेरे भाई को क्या सौंपी गई, गद्दी सौंपी गई। और उसके चचेरे भाई को क्या सौंप दिया गया, सबसे पहला तो प्रभाव यही पड़ा कि चार्ल्स 10 की सरकार को उखाड़ कर फेंका गया। उखाड़ कर फेंकने के बाद उसके चचेरे भाई को क्या बनाया दिया गया, गद्दी सौंप दी गई कि तब तक तुम देखभाल अपने चचेरे, तब तक अपने भाई का क्या करो, गद्दी का देखभाल करो, ना तो कोई फ्रांस का लूट पुट के प्रजा लेके चल जाएगा। ये तो तुम्हारा चचेरा भाई भागवे किया है, तुम भी माथा में हाथ दे के पटक पटक के क्या करेगा, रोएगा। तो तत्काल के लिए राजगद्दी उसको क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। इसके बाद 2 नंबर याद रखिएगा, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद ये देखिए, पहला कौन चीज, यूनान, इसके बाद पोलैंड एवं हंगरी। उस समय व्यवस्था के प्रति, उस समय किसके प्रति, व्यवस्था मतलब होता है कि कोई भी चीज की, जैसे हम बता भी दिए थे पहले, व्यवस्था मतलब होता है किसी के यहाँ, आप ही के यहाँ यदि मेहमान जाए कोई, तो आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। उसी तरह जुलाई 1830 की क्रांति के बाद यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में उस समय व्यवस्था के प्रति अक्सर देश के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हो गया। और ये क्रांति खत्म नहीं हुआ तब तक यूनान, पोलैंड, हंगरी इस सब में व्यवस्था के प्रति, अपने अपने देश में व्यवस्था के प्रति फिर से आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। यूनान वाला भी लड़ने लगा, अब हंगरी वाला भी लड़ने वाला, पोलैंड वाला भी लड़ने लगा। अब बोला सब कोई राजा को क्या करो, हटाओ, जो राजा दैवीय सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं उसको उसी दैवीय सिद्धांत पर भेज दो, क्या कर दो, भेज दो। इस क्रांति का दूसरा प्रभाव ये हुआ भैया कि यूनान, कौन चीज, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में उस समय व्यवस्था के प्रति अक्सर देश में प्रभाव के कारण फिर से आंदोलन क्या हो गया, छूट गया और आंदोलन शुरू हो गया। ये था दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव याद रखिएगा, राजा फिलिप ने, कौन, अभी बोले ना रलिया वंश को चलाने वाला राजा फिलिप। ये देखिए भैया, यही है लाल कुर्ता काला शर्ट वाला, कौन भैया, काले पैजामा और करिया कुर्ता वाला, कौन, राजा फिलिप। राजा फिलिप ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के तिरंगे को भी अपनाया और उन्होंने 1789 ईस्वी में, कितने ईस्वी में कोई पूछेगा, 1789 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांस के तिरंगे झंडे को क्या कर दिया, शान से अपना दिया। बोला किसी का मिजाल, किसी का हिम्मत है तो इस फ्रांस की तिरंगा को तुम रोक कर दिखाओ। कौन बोला, राजा फिलिप। ये देखो, ऐसे राजा नहीं कहा जाता है फ्रांस का, ये थे शक्तिशाली राजा, ये प्रजा के हित के बारे में क्या करते थे, सोचते थे। लेकिन आगे इसका भी चर्चा सुनेंगे, लेकिन घबराओ मत। तो 1789 की फ्रांस क्रांति के तिरंगे को भी उन्होंने शान से लहरा दिया। कहां पर कोई पूछेगा, फ्रांस के अंतर्गत अपनाया। अपनाने के बाद उसके खिलाफ उसके आवाज उठाने लगे और उसके बाद एक फिर क्रांति को जन्म दे दिया। ये फ्रांस की तिरंगे को नहीं अपनाया, हे भगवान, फिर से एक क्रांति क्या हो गई, चालू हो गई। ई तो बवाल हो गया। क्या हो गया, सब बोला काहे तिरंगे झंडे को अपनाए,
हमारा फ्रांस शांति से जीता था। आप तो जैसे तिरंगे झंडे को अपनाए, फिर ये क्रांति हम लोग के फ्रांस देश में क्या हो गया, जग गया। सन 1848 ईस्वी की क्रांति, लुई फिलिप ने बहुत अच्छे काम किए थे। फ्रांस में तिरंगे झंडे को अपनाया और अपनाने के बाद कुछ लोग होते हैं जो क्या हो गए, उसकी आवाज उठने लगे और उससे एक क्रांति जन्म ले लिया। बोला जब एक आवाज उठने लगे, बोला हो यालिस यालिस। तो देखते होंगे मोहर्रम पर्व होते हैं तो उसमें एक आदमी यदि यालिस बोलते हैं, जितने भी मेले में रहते हैं सब बोलते हैं यालिस यालिस। लेकिन सभी व्यक्ति फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने राजा प्रजा की दुख सुख को समझा था और फ्रांस के अंतर्गत तिरंगे झंडे को भी अपनाया। लेकिन बेचारा की गलती कुछ हो गई, जिसके कारण फिर सन 1848 ईस्वी की क्रांति क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। और 1848 ईस्वी की क्रांति क्या थी, कैसे हुई थी, उसकी पूरी जानकारी लेकर आएंगे हम हिस्ट्री के पार्ट 3 की वीडियो में। तो आप हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये अतीत का वीडियो कैसा लगा, ये क्रांति कैसा लगा, ये क्रांति में क्या आपको अच्छा था कि खराब था ये क्रांति। तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।